हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में एक क्लियर वाइट लाइन दिखती है। डॉक्टर बस पॉइंट करता है और कहता है कि देखो प्रॉब्लम यहाँ है। हार्ड स्किल्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हाँ। बिल्कुल ऐसी होती है। मतलब बाइनरी और मेजरेबल है ना। एग्जैक्टली बाइनरी। एक सॉफ्टवेयर बग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या किसी फाइनेंशियल मॉडल के एरर को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, जब हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस के धुंधले लैंडस्केप में आते हैं तब अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। वहां कोई क्लियर वाइट लाइन नहीं होती। और यही वजह है कि सबसे ब्रिलियंट टेक्निकल माइंड्स अक्सर लीडरशिप रोल्स में स्ट्रगल करते हैं। उनका फ्रेमवर्क बहुत लॉजिकल होता है, पर ह्यूमन बिहेवियर किसी स्प्रेडशीट के फॉर्मूलाज पर थोड़ी ना चलता है। वो काफी इर्रेशनल और डीपली कॉम्प्लेक्स होता है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करने के लिए आज हम एक बड़ा स्पेशल डीप डाइव कर रहे हैं। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है वो BY के बुक समरी के अमीन के एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर आधारित है। इस स्क्रिप्ट में एक ऐसी किताब का एनालिसिस है जिसने पिछले लगभग 90 सालों से इस ह्यूमन पजल को डीकोड करने में लोगों की बहुत मदद की है। हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की 1936 की आइकॉनिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। ये किताब ह्यूमन रिलेशंस के फील्ड में ना एक फाउंडेशनल टेक्स्ट मानी जाती है। मतलब दुनिया भर में इसकी 30 मिलियन, जी हाँ 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। वाओ, 30 मिलियन। हाँ, और इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट, वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसी फाइनेंस डिग्री को नहीं देते। उन्होंने इस किताब को 15 साल की उम्र में पढ़ा था। आज भी उनके ऑफिस में उनकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज नहीं टंगी हुई, बल्कि डेल कार्नेगी के कोर्स का सर्टिफिकेट प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है। एक बिलियनर इन्वेस्टर का ये जेस्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। इस किताब और बायो के बुक समरी के स्क्रिप्ट का मिशन बहुत क्लियर है। रियल सक्सेस सिर्फ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी या एकेडमिक डिग्रीज से नहीं मिलती। सक्सेस असल में रिलेशनशिप्स मैनेज करने से मिलती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि मॉडर्न दुनिया में जहां हम सर्टिफिकेशंस, कोडिंग, बूट कैंप्स और टेक्निकल अपस्किलिंग के पीछे भागते हैं, वहां ये समझना जरूरी है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स हमें पीक तक क्यों नहीं ले जा सकती। बिल्कुल। और इस फाउंडेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को देखना होगा जो किसी भी बने बनाए रिलेशनशिप को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। कार्नेगी की फिलॉसफी का पहला और सबसे क्रिटिकल रूल यहीं से शुरू होता है, द डिफेंसिवनेस ट्रैप, यानी क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन से बचना। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब भी कोई गलती करता है हमारा डिफॉल्ट रिएक्शन क्रिटिसिज्म ही तो होता है, राइट? हमें लगता है कि अगर हम पॉइंट आउट करेंगे कि सामने वाला गलत है तो वो रियलाइज करेगा और खुद को करेक्ट कर लेगा। मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ। लॉजिक वही कहता है, पर न्यूरोसाइंस कुछ और ही स्टोरी बताता है। जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो उनका ब्रेन लॉजिकली उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता। उसका एमिगडाला, जो ब्रेन का इमोशनल सेंटर है, एग्जैक्टली वो हाईजैक हो जाता है। ब्रेन क्रिटिसिज्म को एक फिजिकल थ्रेट की तरह परसीव करता है, तो इमीडिएट रिएक्शन फाइट या फ्लाइट का होता है। इंसान अपनी ईगो और सेल्फ इमेज को बचाने के लिए तुरंत एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है और हर पॉसिबल लॉजिक यूज करके खुद को जस्टिफाई करने लगता है। तो बेसिकली लोग क्रिटिसिज्म से बदलते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टबर्न हो जाते हैं। हाँ, BY के बुक समरी के स्क्रिप्ट में इस फिनोमेनन को इलस्ट्रेट करने के लिए एक बेहद एक्सट्रीम और आई ओपनिंग हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया गया है। अल कैपोन का, अमेरिका का सबसे नोटोरियस माफिया बॉस, जिसने 1920s में शिकागो की सड़कों पर खून की नदियां बहा दी थी। गैंग वॉर्स, बूटलेगिंग, मर्डर्स, उसने सब कुछ किया। लेकिन कॉग्निटिव डिसोनेंस देखिए। अल कैपोन खुद के बारे में क्या सोचता था? वो मानता था कि वो एक पब्लिक बेनिफैक्टर है। वेट, रियली? एक मास मर्डरर खुद को बेनिफैक्टर मानता था? बिल्कुल। उसका मानना था कि वो एक अच्छा इंसान है जो लोगों को उनकी पसंद की चीजें दे रहा है और बदले में सोसाइटी उसको सिर्फ अनजस्ट क्रिटिसिज्म दे रही है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज
कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक परफेक्ट मिरर है। एक हार्डकोर क्रिमिनल का ब्रेन भी रियलिटी को इस तरह ट्विस्ट कर लेता है कि वो खुद को स्टोरी का हीरो बना सके। वो अपनी गलतियों को कंप्लीटली रैशनलाइज कर लेता है। ओह वाओ! अब इस कॉन्सेप्ट को एवरीडे लाइफ में अप्लाई करके देखिए। अगर आल कैपोन जैसा इंसान अपनी ब्रूटल क्राइम्स को जस्टिफाई कर सकता था, तो हमारा कोई ऑफिस कोलीग या टीम मेंबर अपनी एक छोटी सी ईमेल मिस्टेक या मिस्ड डेडलाइन पर क्रिटिसिज्म सुनकर कैसे कहेगा कि हाँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ? वो तुरंत एक्सक्यूजेस ढूंढेगा, कि सिस्टम स्लो था या दूसरे डिपार्टमेंट ने डिले किया। सही पकड़ा आपने। वो तुरंत एक डिफेंसिव वॉल खड़ी कर देगा। मैं इस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझ रही हूँ, पर यहाँ एक प्रैक्टिकल रोड ब्लॉक आता है मेरे दिमाग में। मान लीजिए मेरी टीम में एक हाईली टॉक्सिक एम्प्लॉय है, या किसी कलीग ने एक ऐसी गलती की है जिससे कंपनी का लाखों का नुकसान हो सकता है। अगर मैं कैपोन वाले लॉजिक को मानकर चुप बैठ जाऊं कि क्रिटिसिज्म से ईगो ट्रिगर होती है, तो क्या मैं अकाउंटेबिलिटी को ही खत्म नहीं कर रही? क्या बिना पॉइंट आउट किए कोई चेंज आएगा? यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है इस प्रिंसिपल के बारे में। कार्नेगी का अप्रोच साइलेंस या पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है, उनका फोकस अप्रोच को शिफ्ट करने पर है। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम अटैक करते हैं, हम सीधा कहते हैं तुम गलत हो। राइट, जो कि तुरंत उस एमिगडाला को ट्रिगर कर देता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो हम उस बिहेवियर का रूट कॉज ढूंढ रहे होते हैं। हम खुद से पूछते हैं, इन्होंने ऐसा डिसीजन किस कॉन्टेक्स्ट में लिया होगा? जब आप प्रॉब्लम को उनके पर्सपेक्टिव से एड्रेस करते हैं, तो आप उनकी शील्ड को ट्रिगर किए बिना इशू सॉल्व कर सकते हैं। आप उन्हें उनकी गलती दिखा सकते हैं बिना उन्हें छोटा महसूस करवाए। आई सी। तो एसेंशियली फीडबैक देना है, पर उस फीडबैक की डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की सेल्फ वर्थ पर अटैक ना हो। अब अगर हम क्रिटिसिज्म को इक्वेशन से बाहर निकाल दें, तो हमें इंटरैक्शंस को बिल्ड कैसे करना चाहिए? यहाँ पर स्क्रिप्ट का अगला मेजर टेकअवे आता है, जो क्रिटिसिज्म का एग्जैक्ट ऑपोजिट या एंटीडोट है, जेन्युइन अप्रिसिएशन। हाँ, कार्नेगी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ना क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड उतनी ही रियल भूख है जितनी खाने या पानी की होती है। हमें लोगों को ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिसिएशन देना चाहिए। पर मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर में या सोशल इंटरैक्शंस में भी अप्रिसिएशन और फ्लैटरी यानी चापलूसी के बीच की लाइन बहुत ब्लर हो चुकी है। अक्सर लोग अपना काम निकलवाने के लिए आर्टिफिशियल तारीफ करते हैं, लाइक आपका शर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे मेरा वो एक छोटा सा काम था। हाँ, और फ्लैटरी इसलिए फेल होती है क्योंकि एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन्स को डिसेप्शन डिटेक्ट करने के लिए बहुत शार्प बनाया है। फ्लैटरी बहुत सेल्फ सर्विंग होती है, उसमें एक हिडन एजेंडा होता है, वो सुपरफिशियल होती है। जब कोई आर्टिफिशियल तारीफ करता है तो दिमाग तुरंत वार्निंग सिग्नल देता है कि इस इंसान को मुझसे कुछ चाहिए। तो जेन्युइन अप्रिसिएशन इससे अलग कैसे है? जेन्युइन अप्रिसिएशन स्पेसिफिक होती है, उसमें फोकस आप पर नहीं सामने वाले पर होता है। आप उनकी किसी ऐसी आदत या एक्शन को हाईलाइट करते हैं जिसमें उन्होंने सच में एफर्ट डाला हो। इस डिस्टिंक्शन को क्लियर करने के लिए सोर्स मटेरियल में एक और ब्रिलियंट हिस्टोरिकल फिगर को इंट्रोड्यूस किया गया है, चार्ल्स श्वाब। राइट, श्वाब। हाँ, अर्ली 1900s में श्वाब पहले ऐसे एग्जीक्यूटिव थे जिन्हें एंड्रू कार्नेगी ने $1 मिलियन की एनुअल सैलरी ऑफर की थी। आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से ये एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट है। और हैरानी की बात ये थी कि श्वाब खुद मानते थे कि उन्हें स्टील मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निकल डिटेल्स उनके सबऑर्डिनेट से कम आती थीं। तो उन्हें इतने पैसे किस बात के मिल रहे थे? उनकी सुपर पावर टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, बल्कि उनकी एबिलिटी थी अपने लोगों को मोटिवेट करना और स्पेसिफिक एप्रिसिएशन देना। उस दौर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और फैक्ट्री वर्कर्स को मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता था, शॉप का मैनेजमेंट स्टाइल बड़ा रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने क्या अलग किया? वो फैक्ट्री फ्लोर पर चलकर लोगों को सिर्फ जेनेरिक गुड वर्क नहीं बोलते थे, वो डीपली ऑब्जर्व करते थे। अगर किसी वर्कर ने क्लाइंट की कंप्लेंट को बड़े अच्छे से हैंडल किया, तो श्वाब स्पेसिफिकली उस टेक्निक की तारीफ करते थे। स्पेसिफिसिटी डोपामीन रिलीज करती है, वो इंसान को फील करवाती है कि उन्हें देखा गया है, उनके काम को सच में नोटिस किया गया है। ये पॉइंट बहुत रिलेटेबल है। इसको अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रखें तो फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिवाली या न्यू ईयर पर किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ जेनेरिक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आना। ओह बिल्कुल, जिसमें फॉरवर्डेड टैग भी लगा होता है। हाँ, और दूसरी तरफ किसी का पर्सनली लिखा हुआ एक छोटा सा नोट आना जिसमें लिखा हो, मुझे याद है पिछले साल तुमने मेरी उस प्रेजेंटेशन में कितनी मदद की थी,
थैंक यू। पहले वाले को हम इग्नोर कर देते हैं, पर दूसरे वाले का स्क्रीनशॉट लेकर हम शायद सालों तक सेव रखते हैं, क्योंकि एक में सिर्फ फॉर्मेलिटी है और दूसरे में ऑब्जर्वेशन और वक्त की इन्वेस्टमेंट है। और यही इन्वेस्टमेंट लॉयल्टीज बिल्ड करती है। इसलिए BY के बुक समरी की डीप डाइव में एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सजेस्ट की गई है। आज ही किसी कॉलीग या फैमिली मेंबर को एक स्पेसिफिक एप्रिसिएशन दीजिए। उन्हें वजह बताइए कि आप उनकी किस बात की कदर करते हैं और फिर उस इंटरेक्शन का डायनामिक बदलते हुए देखिए। दैट्स अ ग्रेट टेक अवे। पर देखिए, कनेक्शन बिल्ड करना एक बात है, पर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस भी करना होता है ना? हमें डील्स क्लोज करनी होती हैं, टीम से काम करवाना होता है। तो बिना मैनिपुलेट किए हम दूसरों को हमारी बात मानने के लिए कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस का ये सेगमेंट इस पूरी फिलॉसफी का सबसे सेंट्रल पिलर है। कार्नेगी का एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कि दुनिया में किसी से कुछ भी करवाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें उस काम को करने की चाहत महसूस करवाना। अराउजिंग एन ईगर वांट। और ये कैसे पैदा होती है? ये तभी पैदा होती है जब हम अपनी ज़रूरतों को साइड में रखकर टोटली सामने वाले के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने लगते हैं। सोर्स मटेरियल में इस प्रोसेस को समझाने के लिए बड़ी दिलचस्प फिशिंग मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। जब एक इंसान मछली पकड़ने जाता है तो उसे खुद शायद स्ट्रॉबेरीज और क्रीम पसंद हो, पर वो कांटे में स्ट्रॉबेरीज नहीं लगाता। क्योंकि मछली को स्ट्रॉबेरीज थोड़ी पसंद है। एग्जैक्टली, मछली को कीड़े पसंद हैं। अगर मछली पकड़नी है तो वही चारा डालना होगा जो मछली को चाहिए। यह सुनने में बहुत बेसिक कॉमन सेंस लगता है, पर प्रैक्टिकली हम रियल कॉन्वर्सेशंस में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करते हैं। एक सेल्स पिच को ही ले लीजिए। हाँ, सेल्स पर्सन आता है, स्लाइड डेक खोलता है और कंटिन्यूसली बताता है कि उसकी कंपनी कितनी बड़ी है, उनका प्रोडक्ट कितना एडवांस्ड है। बिल्कुल, और उन्हें इस क्वार्टर कितने डील्स क्लोज करने हैं। वो सामने बैठे क्लाइंट को फोर्सफुली अपना पसंदीदा खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि क्लाइंट को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। ये मेटाफर मुझे यूट्यूब या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स की याद दिलाता है। अगर मैं कंटिन्यूअसली कोडिंग और टेक रिव्यूज़ के वीडियोस देख रही हूँ, क्योंकि वही मेरा इंटरेस्ट है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम अचानक मुझे फोर्सफुली मेकअप ट्यूटोरियल्स दिखाने लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी स्पॉन्सर ने उन्हें पैसे दिए हैं, तो क्या होगा? मैं इरिटेट होकर ऐप क्लोज कर दूंगी। राइट, एल्गोरिदम फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली। एल्गोरिथमिक सक्सेस इसमें है कि यूजर को वही फीड किया जाए जो उसका इंटरेस्ट है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी वैसा ही एल्गोरिदम है। लेकिन क्या ये थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं लगता? किस तरह से? मेरा मतलब है कि अगर मैं जानती हूं कि मेरे बॉस को अपना प्रमोशन चाहिए और मैं अपनी प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए उस डेटा पॉइंट को यूज करती हूं कि ये प्रोजेक्ट आपको VP लेवल तक ले जाएगा, तो क्या मैं सीक्रेटली अपना ही एजेंडा पुश नहीं कर रही? सामने वाले का इंटरेस्ट सिर्फ अपनी प्रपोजल पास करवाने के लिए यूज कर रही हो? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें समझ आता है कि ये मैनिपुलेशन और जेन्युइन इन्फ्लुएंस के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैनिपुलेशन जीरो सम गेम होता है, जहां एक का फायदा और दूसरे का नुकसान होता है। कार्नेगी जिस चाहत और पर्सपेक्टिव की बात करते हैं वो म्यूचुअल अलाइनमेंट है, यानी विन विन सिनेरियो। विन विन कैसे? आप सामने वाले के गोल को स्टडी करते हैं और फिर अपने प्रपोजल को इस तरह फ्रेम करते हैं कि उसको हाँ कहने से उनका गोल भी पूरा हो और आपका भी। आप उनसे झूठ नहीं बोल रहे, आप बस उन्हें ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। समझ आई बात। तो अगर मुझे अपनी टीम को वीकेंड पर बुलाकर एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट फिनिश करवाना है, तो मैं ये रोकर नहीं कहूंगी कि मेरा KPI हिट हो जाएगा अगर डेडलाइन मिस हुई। राइट, क्योंकि उन्हें आपकी KPI से कोई मतलब नहीं है। बल्कि मैं उनकी प्रायोरिटी समझकर कहूंगी, अगर हम ये हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट इस वीकेंड फिनिश कर लेते हैं तो अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आप सबके प्रोफाइल हाईलाइट होंगे, जो आगे प्रमोशंस में मदद करेगा। इट्स अबाउट फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। प्रिसाइसली। लेकिन इस अप्रोच की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपको सामने वाले का इंटरेस्ट पता हो, आपको उनके पर्सपेक्टिव का, उनकी मछली के चारे का एक्यूरेटली अंदाजा हो। और उस इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए हमें अगले क्रूशियल स्टेप पर आना पड़ता है, जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्टेड होना। आई सी। और इस स्क्रिप्ट में एक बड़ा फेमस पैराडॉक्स हाईलाइट किया गया है इस पॉइंट पे। कार्नेगी कहते हैं कि कोई इंसान 2 साल तक लगातार खुद को इंटरेस्टिंग, स्मार्ट और कूल दिखाने की मेहनत करके उतने दोस्त नहीं बना सकता जितने दोस्त वो सिर्फ 2 महीने में बना सकता है अगर वो जेन्युइनली दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड हो जाए। ये ह्यूमन ईगो का एक फंडामेंटल ट्रूथ है। हर इंसान अपनी खुद की कहानी का मेन कैरेक्टर है
उसके दिमाग में 24 घंटे खुद के स्ट्रगल्स, खुद के ड्रीम्स और खुद के थॉट्स चलते हैं। इसलिए जब कोई बाहर से आकर सच में उसकी कहानी में इंटरेस्ट दिखाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस इंसान के करीब खिंचा चला जाता है। इसका सबसे लेजेंडरी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल थियोडोर रूजवेल्ट का दिया गया है। अमेरिका के बिलवड प्रेसिडेंट, राइट? हाँ, थियोडोर रूजवेल्ट। उनके बारे में मशहूर था कि उनसे जो भी मिलने आता था वो उस इंसान का लाइफ लॉन्ग फैन बन जाता था। पर उनका सीक्रेट कोई इनबॉर्न करिश्मा नहीं था। उनका सीक्रेट उनकी एक्सट्रीम प्रेपरेशन थी। अगर उन्हें पता होता था कि कल उनसे मिलने एक फॉरेन एम्बेसडर आने वाला है जिसका बैकग्राउंड अफ्रीका से है, तो रूजवेल्ट मीटिंग से पहली रात देर तक बैठकर ज़ूलू कल्चर, अफ्रीकन ज्योग्राफी और वहां की पॉलिटिक्स पर किताबें पढ़ते थे। रात भर पढ़ते थे बस एक मीटिंग के लिए? बिल्कुल। और अगर कोई टेक्सास का काउबॉय मिलने आने वाला है तो वो हॉर्स राइडिंग और रेंज लाइफ की टेक्निक्स के बारे में पढ़ लेते थे। और जब मीटिंग होती थी तो वो गेस्ट हैरान रह जाता था। उन्हें लगता था कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को उनकी आम सी लाइफ और उनकी नीश पैशन में इतनी गहरी दिलचस्पी है। वो फेक थोड़ी कर रहे थे, उन्होंने तो सच में रिसर्च की थी। एग्जैक्टली। रूजवेल्ट सामने वाले को उनकी अपनी ही दुनिया का एक्सपर्ट फील करवाते थे। ये फेक नहीं था। उनकी रात रात भर की पढ़ाई इस बात का प्रूफ थी कि उनका इंटरेस्ट जेन्युइन था। Here's where it gets really interesting. जरा आज के डिजिटल लैंडस्केप में इस कॉन्सेप्ट को इमेजिन करें। आज हमारे पास रोजवेल की तरह एनसाइक्लोपीडियाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इंटरनेट है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पॉडकास्ट है। आप किसी से मिलने से पहले उनका पूरा डीप बैकग्राउंड हिस्ट्री देख सकते हैं ताकि कनेक्शन ऑथेंटिक लगे। पर हम करते क्या हैं? हम बस लिंक्डइन पर उनका करंट जॉब टाइटल देखते हैं और मीटिंग में चले जाते हैं, या फिर चैट जीपीटी से एक जेनेरिक कोल्ड ईमेल लिखवा कर भेज देते हैं। कोई वॉलंटियर वर्क किया हो उसको नोटिस करें और कॉन्वर्सेशन वहां से शुरू करें तो इम्पैक्ट कितना मैसिव होगा। मैंने आपका वो आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने एआई एथिक्स की बात की थी और उसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। ऐसी ओपनिंग के बाद कनेक्शन सुपरफिशियल नहीं रहता, डीपली ऑथेंटिक बन जाता है। और इस ऑथेंटिक कनेक्शन का सबसे पहला और सबसे सीधा दरवाजा वहां से खुलता है जिसे हम रोज इग्नोर करते हैं। हमारा आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेगमेंट, किसी का नाम याद रखना। कार्नेगी ने लिखा है कि किसी भी इंसान के लिए किसी भी लैंग्वेज में सबसे स्वीट और सबसे इंपॉर्टेंट साउंड उसका अपना नाम होता है। ये इतना सच है, लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहते सुनती हूँ, मुझे फेसेस तो याद रहते हैं पर मैं नेम्स में बहुत बुरी हूँ। हम इस एक्सक्यूज को कैजुअली दे देते हैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट के अनुसार नाम याद रखना सिर्फ एक अच्छी मेमोरी का साइन नहीं है, ये कोर साइकोलॉजिकल वैलिडेशन है। बिल्कुल। साइकोलॉजी में इसे कॉकटेल पॉटी इफेक्ट कहते हैं, जो हमारे ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS से जुड़ा है। मान लीजिए आप एक क्राउडेड रूम में हैं जहां बहुत शोर है, म्यूजिक चल रहा है, 10 लोग एक साथ बात कर रहे हैं। आपका ब्रेन उस शोर को फिल्टर आउट कर देता है, पर जैसे ही रूम के दूसरे कोने से कोई धीरे से आपका नाम लेता है, आपका ब्रेन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा नाम हमारे दिमाग के लिए एक ट्रिगर है। एग्जैक्टली। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप उन्हें डायरेक्टली सिग्नल दे रहे होते हैं कि तुम मेरे रडार पर हो, तुम्हारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है और तुम इम्पॉर्टेंट हो। और जब आप भूल जाते हैं तो साइलेंट मैसेज ये जाता है कि आप इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे कि मैं अपना ब्रेन स्पेस यूज करूं। आउच! ये तो काफी हार्श रियलिटी है, पर सोर्स मटेरियल में नाम याद रखने की एक प्रैक्टिकल टेक्निक भी शेयर की गई है ना? हाँ, जब कोई अपना नाम इंट्रोड्यूस करे तो कॉन्वर्सेशन के दौरान स्ट्रेटेजिकली उस नाम को कम से कम 3 बार यूज करें। जैसे नाइस टू मीट यू राहुल, फिर बीच डिस्कशन में तो राहुल इस डेटा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और एंड में इट वॉज अ प्रोडक्टिव चैट राहुल। रेपिटेशन से हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं। और मीटिंग के तुरंत बाद उस नाम को लिख लें। बिल्कुल, किसी नोटबुक या फोन में उनके किसी विजुअल ट्रेड के साथ लिख लें और रिव्यू करें। मेमोरी ऐसे ही बनती है। पर एक बात बताइए, कई बार कॉन्वर्सेशन में बार बार नाम लेना बहुत आर्टिफिशियल लग सकता है। अगर कोई मेरे साथ मीटिंग में हर 2 सेंटेंस के बाद मेरा नाम ले, तो देखिए बात ऐसी है कि हमारा प्रोडक्ट आपके लिए, और हर बार नाम डाले तो मुझे इंस्टेंटली लगने लगता है कि मैं किसी चीप सेल्स पिच का हिस्सा हूँ। इसे नेचुरल कैसे रखा जाए? दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ वापस आती है। किसी टूल को ब्लाइंडली अप्लाई करने से बैकफायर होने का रिस्क होता है। इसका सोल्यूशन एग्जीक्यूशन की सटलिटी और आपके अंदर के इंटेंट में छिपा है। यानी हमारी नियत क्या है? एग्जैक्टली। आपका एम सामने वाले को साइकोलॉजिकल ट्रिक से इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए। आपका एम अपने खुद के ब्रेन को उनका नाम याद रखने की ट्रेनिंग देना होना चाहिए।
जब इंटेंट जेन्युइन होता है तो आप नाम को नेचुरली कॉन्टेक्स्ट में ब्लेंड करते हैं बिना रिदम तोड़े। और जब वो ऑर्गेनिक होता है तभी सामने वाले के अंदर वो ट्रस्ट और वार्मथ पैदा होती है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने इन पिछले कुछ मिनट्स में न्यूरोसाइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी को कंबाइन करके इस बीवाई के बुक समरी के स्क्रिप्ट का डीपली एनालिसिस किया। एक ऐसी किताब जो लगभग 88 साल पहले लिखी गई थी, जब ना स्मार्टफोन्स थे, ना इंटरनेट, ना आज जैसा फास्ट पेस कॉर्पोरेट कल्चर। पर हैरानी की बात यह है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, ह्यूमन नेचर आज तक नहीं बदला है। हमारा हार्डवेयर वही का वही है। एमिगडेला आज भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे हजारों साल पहले करता था। लोगों को तब भी जब क्रिटिसाइज किया जाता था तो वो डिफेंसिव होते थे। आज भी स्लैक पर होने वाली पब्लिक क्रिटिसिज्म से लोग डिफेंसिवली रिएक्ट करते हैं। चार्ल्स स्वॉब के जमाने में भी लोगों को जेन्युइन स्पेसिफिक अप्रिसिएशन चाहिए था, और आज लिंक्डइन की दुनिया में भी लोग एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट को तरसते हैं। इंसान तब भी तभी इन्फ्लुएंस होता था जब बात उसके मतलब की हो, और आज भी रूल वही है। इस डीप डाइव का कोर समरी यही है कि पीपल स्किल्स ही रियल स्किल्स हैं। मुझे लगता है इस पूरे डिस्कशन का सबसे प्रोफाउंड एप्लीकेशन फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। आज के डिजिटल दौर में जहां एआई, ऑटोमेटेड ईमेल्स और चैटबॉट्स हर जगह हैं, क्या ये डीपली ह्यूमन कार्नेगी स्किल्स जैसे किसी का नाम याद रखना या जेन्युइन अप्रिसिएशन देना फ्यूचर में हमारा सबसे रेयर और वैल्यूएबल एडवांटेज नहीं बन जाएगा? जब मशीन सब कुछ कॉपी कर सकती हैं तो शायद सिर्फ ये असली ह्यूमन एम्पैथी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बचेगी। ये एक ऐसी डीप रियलिटी है जिस पर हम सबको थोड़ा रुककर चिंतन करना चाहिए। अपनी एल्गोरिदम्स और मशीन्स को बेहतर बनाने की दौड़ में हमें उन ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को नहीं भूलना चाहिए जो एक दूसरे से हमारा असली कनेक्शन जोड़ते हैं। इस प्रोफाउंड विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प सोर्सेस के साथ नई लेयर्स को अनपैक करते रहेंगे। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। बीवाई के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।